तो जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जो लोग सेकंड ईयर में हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जो थर्ड ईयर में उन्हें क्या करना चाहिए, एक एक करके मैं इन चीज़ों को उठाऊंगा। तो सबसे पहले मैं थर्ड ईयर से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज दे डोंट लेफ्ट मच टाइम विद देयर ग्रेजुएशन एंड हाउ दे कैन अचीव मोर इन मिनिमम टाइम। दैट्स व्हाट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो जरा ध्यान से सुनिए, आप लोग क्या कर सकते हैं। जो लोग थर्ड ईयर में हैं, ओके, तो पहली चीज तो एक बात ये ध्यान रखिए, जो लोग थर्ड ईयर में खासकर, इनको अब इंटर्नशिप प्रोग्राम से भी गुजरना है, जहां पर हम इनकी स्किल टेस्ट करते हैं कि उनमें कोई स्किल आई है कि नहीं आई है। दिस इज द टाइम जहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मास्टर्स के लिए जाना है या इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए जाना है। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को कंसीडर करें, तो जैसे आप लोग कोविड के बारे में सब लोग जानते हैं, और अभी जो करंट सिचुएशन है इंडस्ट्री की, आप ये मान के चलें कि अगले 1-1.5 साल तक रिसेशन रहने वाला है। रिसेशन से मेरा मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ओपनिंग्स की उम्मीद मत करना। अगर ये सीन 2 या 3 मंथ और कैरी करता है तो काफी सारी इंडस्ट्रीज बर्डन में आ जाएंगी, और ऑलरेडी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को कट डाउन स्टार्ट कर दिया है, और कंपनीज एम्प्लॉइज को बाहर निकाल रही हैं। बाहर के देशों का भी यही हाल है, तो बाहर के इंजीनियर्स यहाँ आएंगे। तो जो बच्चे इस समय पर थर्ड ईयर में हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग अभी मास्टर्स की तरफ फोकस ज्यादा करें, सो दे विल हैव बेटर चांस टू लैंड देमसेल्फ आफ्टर 2 years और 3 years। मास्टर्स में आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एमबीए की तरफ जा सकते हैं, या आप एमटेक या एमएस की तरफ जा सकते हैं। एमबीए की तरफ जो लोग जाना जा रहे हैं, आई डोंट नीड टू टेल देम, लाइक वी हैव एन ऑप्शंस लाइक यू कैन ट्राई फॉर कैट, जीमेट एक्सेट्रा। और जो लोग एमटेक की तरफ जाना चाह रहे हैं, एमएस की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो बेसिकली गेट एग्जामिनेशन पे फोकस कर सकते हैं। अब गेट एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको इससे डरना नहीं चाहिए। आपको इस पूरे एग्जामिनेशन को फोकस कर कर क्रैक करना है बेटा, और अपने दिमाग में एक स्कोर को ना रखते हुए एक रैंक को रखें बेसिकली, क्योंकि रैंक मैटर करती है गेट में, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। आप ये कोशिश करें कि आपकी जो रैंक हो वो अंडर 500 में सरवाइव करें, ताकि आपको किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सके। तो आपका फोकस होना चाहिए बेस्ड ऑन द रैंक, और बेस्ड ऑन द रैंक अगर आप जाएं, और अगर आप मुझसे कंप्यूटर साइंस फील्ड के बारे में पूछें, तो मैं आपको 7 सब्जेक्ट बताऊंगा जो आप ढंग से कर लीजिए। एंड आई बिलीव दैट आफ्टर दीज 7 सब्जेक्ट यू विल लैंड योर सेल्फ समवेयर इन 500 or 10,000 kind of rank. And these subjects are coming from very first and very much important subject of computer science is the discrete structure. हम कहते हैं कि हर एक इंजीनियरिंग का फाउंडेशन जो होता है मैथमेटिक्स पे रखा रहता है, और हमें पता है कौन सी मैथमेटिक्स कहाँ यूज होती है, बट हम सर कंफ्यूज होते हैं कि सर कंप्यूटर साइंस किस मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो पूरा का पूरा बेस्ड है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स पे। तो ये बहुत असेंशियल सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस का, विच आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू विद। और अगर आप इस एक सब्जेक्ट को ढंग से करते हैं, इसका मतलब आप 4 सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। आप डिजिटल लॉजिक को कवर कर पाएंगे, आप बीबीएमएस को कवर कर पाएंगे, आप डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर कर पाएंगे, और आप टीओसी जैसे सब्जेक्ट को भी कवर कर पाएंगे। सारे सब्जेक्ट का फाउंडेशन जो है वो निकलता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, जहां पर आप नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, जहां पर आप इंडक्शन थ्योरी को पढ़ते हैं, जहां पर आप ग्राफ थ्योरी को पढ़ते हैं, जहां पर आप रिलेशनल अलजेब्रा को पढ़ते हैं, ठीक है, जहां पर आप कॉम्प्लेक्सिटी टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आगे चल के अलग अलग सब्जेक्ट में एज ए मॉड्यूल निकल के आती है। तो बिल्कुल those who are having second division in their 10th exam, I would suggest them to go for masters first, because they will hardly get chance to appear in good companies interviews. तो ये एक important subject हो गया। दूसरा important subject for me is like compiler design and TOC. The most of the questions in computer science that we ask is from this area. So compiler design and TOC I put into a one subject because they are more related with one another, theory of computation and compiler design. So these are the 2 subjects. Now the third subject that you should look is programming and data structure.
ओके, जो कि अभी हमने यहाँ समझने की कोशिश की। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं रिकर्शन और इस पर्टिकुलर एरिया से, तो आप इसको देखें। अगला जो है वो है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को मत छोड़ना। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और वो बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। और ले दे के 4-5 टर्म्स हैं मैथमेटिक्स में जो कि गेट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, न्यूमेरिकल मेथड, लाइक वाइज। तो ये चौथा सब्जेक्ट हो गया आपका मैथमेटिक्स। तो पहला हो गया आपका डिस्क्रीट, दूसरा हो गया टीओसी कंपाइलर, तीसरा क्या बताया था मैंने, देखो जल्दी से चैट बॉक्स में। चौथा है मैथ्स, टीएस एंड प्रोग्रामिंग। अपनी इंटर्नशिप ही भूल गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तीसरा बताया था मैंने डीएस एंड प्रोग्रामिंग, चौथा बताया था मैंने मैथ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला सब्जेक्ट डिस्क्रीट, दूसरा है आपका टीओसी कंपाइलर, तीसरा है आपका डीएस प्रोग्रामिंग, चौथा है आपका मैथ। देन यू गो फॉर डीबीएमएस, पांचवा सब्जेक्ट। देन यू गो फॉर डिजिटल लॉजिक डिजाइन, छठा सब्जेक्ट। देन यू गो फॉर द कंप्यूटर नेटवर्किंग, सातवां सब्जेक्ट। और जिस ऑर्डर में मैंने इन सब्जेक्ट्स को बताया है उसी ऑर्डर में आप इनको इंपॉर्टेंस देते हुए चलिए आगे, वन बाय वन। तो अगर आप लाइक डिस्क्रीट मैथ्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पीछे के सब्जेक्ट बहुत आसानी से कवर अप होते हुए चले जाएंगे। तो डिस्क्रीट मैथ्स, कंपाइलर डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, मैथमेटिक्स, डीबीएमएस, डिजिटल लॉजिक, sorry, and last is computer network. So these are the 7 subjects that you can prepare, and they can be prepared in very less time. And for me, like, if you really put your 100% efforts, if you are honest enough to do that, you can compile these subjects within a period of 6 months because you have studied them all. ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ये मान चलता हूँ उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। जो 3 और 4 क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिकली प्रोसेस शेड्यूलिंग और मेमोरी लॉजिक वगैरह वगैरह से आते हैं। तो जब हम डीएस या इस सब को पढ़ते हैं तो इनकी एप्लीकेशन में हम कहीं ना कहीं उनको भी कवर करते हैं, तो वो कच्चा माल कवर हो जाता है एक्चुअली। तो मैं वैसे तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप एक एक करके सबको देख सकते हैं। दिस इज व्हाट CSO is more covered with digital logic। तो डिजिटल लॉजिक में हम CSO को भी पढ़ते हैं। सर कहाँ से पढ़ा जाए, दैट इज अप टू यू। यू कैन सर्च फॉर एनी बुक और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द लर्निंग मटेरियल ऑफ एनी कोचिंग। आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग द नेम ऑफ एनी कोचिंग एंड ऑल दिस। तो दिस इज फॉर द थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर के बच्चों को मेरे सजेशंस है कि वो उनके लिए अभी सही टाइम है अपनी स्किल सेट को डेवलप करने का। तो वो अभी 1 साल का समय है जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम और प्रोग्रामिंग सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, तो उनको इस समय पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको कई सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, लाइक IITs और IIITs लेवल के इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पर भी हैकाथन प्रोग्राम होते हैं, वर्कशॉप वगैरह होती हैं, तो अगर आपको समय मिलता है तो आप वहाँ जाइए, देखिए, एक्सपीरियंस फील कीजिए, एक बड़े कॉलेज का इंप्रेशन लेके आइए जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, आप स्किल आउट होंगे, आपको एक एक्सपोजर क्रिएट होगा। तो ये सेकंड ईयर का टाइम जो होता है मेरे लिए वो थोड़ा ऐसा होता है जहां मैं अपने फील्ड के लोगों से मिलूं, बाहर निकलूं, उनसे कनेक्शन बनाऊं और नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानूं और साथ में अपने आप को स्किल आउट करूं। और ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्किल अप योर सेल्फ बाय टेकिंग एनी वन पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ योर इंटरेस्ट और उस पर अपना हाथ रब करो। हैकर रैंक और जो भी अपने ऑनलाइन कंपटीशन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अपनी कोड स्किल्स को जनरेट करो और वहां पर अपना एक प्रोफाइल जरूर बनाओ और वहां के क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि आपकी रैंक ऊपर आना स्टार्ट हो। ये आप कर सकते हैं। नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू कैन ऑल्सो डिसाइड योर कैरियर कि आपको किस पर्टिकुलर जोन में काम करना है। तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे कैरियर्स हैं। कुछ लोग वेब डेवलपमेंट में जाते हैं, कुछ लोग बैक एंड डेवलपमेंट में जाते हैं, कुछ लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाते हैं, कुछ लोग डेस्कटॉप डेवलपमेंट में जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपना करियर नेटवर्किंग में बना सकते हैं, कुछ लोग अपना करियर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग इस फील्ड में बना सकते हैं, कुछ लोग मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग। मीन्स वी हैव टन्स ऑफ ऑप्शंस इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है और किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, आप उस हिसाब से अपना कैरियर चूज कर सकते हैं।
ML और AI में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली बेटा ध्यान रखो, ML इज अ पार्ट ऑफ AI। तो ML जो होता है ना, आप ये मानो कि ML इज अ प्रोसेस टू प्रिडिक्ट समथिंग, and after the prediction if you have to take a decision also, so the decision part comes in the artificial intelligence। तो किसी चीज को प्रिडिक्ट भर कर लेने से कुछ नहीं होता है, उस प्रिडिक्शन के बाद हमें एक डिसीजन भी लेना है कि हमें आगे क्या करना है। तो जो सिस्टम वो डिसीजन लेता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो ML इज अ पार्ट ऑफ AI। अगला मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो देखो बेटा, फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चे हैं उसको अदरवाइज मत लिखना। मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूंगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन और लर्निंग स्किल्स पे काम करें। फिर से बोल रहा हूं मैं, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन और लर्निंग स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स मतलब कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, कैसे आप कम शब्दों में अपनी वैराइटीज, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने कई सारे बच्चों को पीपीटी और वर्ड में काम करते हुए देखा है, एंड दे आर नॉट एबल टू कंपाइल द डॉक्यूमेंट ऑल्सो। तो ये 2-3 सॉफ्टवेयर जो हम बहुत लाइटली लेते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बिलीव मी दीज आर द एसेंशियल टूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और आगे जाके जब आप सर्व करोगे ना इंडस्ट्री को, तो आपको पता चलेगा 70% इंडस्ट्री केवल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे चल रही है। 70% इंडस्ट्री केवल एक्सेल शीट बन रही है, फॉर्मूले बन रहे हैं, कैलकुलेट हो रहा है। और जब हमारे बच्चे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उन्हें एक्सेल का ज्ञान ही नहीं है, वो ढंग से एक्सेल पे काम नहीं कर पा रहे। तो दिस इज फर्स्ट ईयर इज द टाइम वेर you can skill your self in these 3 fields: presentation, second is documentation, and third is learning। learning is also one kind of skill जो हर किसी के पास नहीं होती, कि कैसे हम लर्न करें चीजों को, किस तरीके से हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकें, कैसे हम डिस्क्रिटाइज कर सकें मटेरियल को, और किस तरीके से हम उसको और आगे ले जा सकें। देखिए, जो अभी सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, मैं उनको भी वही कह रहा हूँ कि वो अभी थोड़ा अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपडेट करें, लोगों से मिलें, अपने कनेक्शन बिल्डअप करें बेटा, ताकि जब आप थर्ड ईयर में जाओ तो आपको बेटर इंटर्नशिप पोजीशंस मिल सकें। अपनी स्किल पे भी काम करना है और अपने सोशल नेटवर्किंग कनेक्शन भी जमाना है। अच्छा, एक सोशल नेटवर्किंग कनेक्शन का एक बहुत बड़ा अपने को मिसकंसेप्शन क्या होता है कि जब हम लिंक्डइन या फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे मोहल्ले वाले हैं, जो हमारे कॉलेज वाले हैं, उन सबको अपना दोस्त बना लेते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं। भाई, उनसे तो आप फिजिकली वैसे ही मिल रहे हो यार, उसके लिए आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाने की क्या जरूरत है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाए गए थे ताकि आप उन लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सको जिनसे आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं होते हो, कहीं किसी वर्कशॉप में मिले हो, कहीं किसी इवेंट में मिले हो, कहीं किसी इंस्टीट्यूट फेस्टिवल में मिले हो। तो वहाँ हम अपने सोशल क्रेडेंशियल्स को एक्सचेंज करते हैं और फिर हम उनसे जुड़ते हैं। जब हम बात करते हैं कि भाई हमने अपने कॉलेज के ही दोस्तों को फेसबुक पे बना रखा और हम कहते हैं कि आई हैव 500 फ्रेंड्स, तो जो बात हमने अभी कॉलेज के अंदर की है वही बात अब थोड़ी देर बाद हम फेसबुक पे करने वाले हैं। तो वो कोई यूटिलाइज नहीं होते, वो कॉन्टेक्ट आपके वैसे भी यूटिलाइज नहीं होते। और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स का पर्पस ये नहीं था कि हम अपने ही मोहल्ले के, अपने कॉलेज के लोगों को दोस्त बनाकर और हैप्पी होली और हैप्पी दिवाली बोलते हैं। These networks was created for some noble intentions where we can share our knowledge, opportunities, and some really important information। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। तो जहां तक बात है कि टाइम कितना लगेगा, ये फिर मैं वही कहूंगा कि ये आपकी लर्निंग एबिलिटी के ऊपर है कि आप कितने तेजी से लर्न करते हैं चीजों को। तो अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग समय लगता है किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। पर फॉर मी, if you have a solid mathematical foundation, especially from 3 fields: stats, linear algebra and calculus, अगर ये 3 फील्ड का आपके पास सॉलिड फाउंडेशन है मैथमेटिकल, तो मेरे लिए एमएल और एआई में स्किल करने के लिए मेरा समय सफिशिएंट है। जहां पर आप किसी एक टूल, आइदर पाइथन, आर और जूलिया, एनी ऑफ द लैंग्वेज आप पिक कर सकते हैं और फिर उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आप जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कैगल है, गिटहब है, वहां से भी आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखिए, पहले उनने जो सॉल्यूशन टाइप करे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर अपना सॉल्यूशन टाइप करके भी पोस्ट कर सकते हैं। आप जितना कोड करेंगे, आप जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, वो उतना आप स्किल को एनहांस करेंगे। नेक्स्ट है कि जावा और पाइथन के ऊपर अगर मुझसे कोई कमेंट करने के लिए कहा है, तो मैं किसी भी लैंग्वेज को अच्छा या बुरा नहीं बोलूंगा।
दोनों लैंग्वेज अपने अपनी कैपेबिलिटीज के साथ आती हैं, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आती हैं, और दोनों लैंग्वेज का मार्केट है। बेटा सी प्रोग्रामिंग जो थी ना, आज से 50 साल, ऑलमोस्ट 50 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन आज भी सी की इंपॉर्टेंस है और इसका आज भी मार्केट है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि एक्स लैंग्वेज का मार्केट आ गया तो हम इसको सीख लें, बाय लैंग्वेज का मार्केट आ गया तो हम उसको सीख लें, बल्कि हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं उसमें हमें काम मिलेगा, अगर हम उसमें स्किल है तो ये आपके ऊपर चॉइस है। आप जिस भी लैंग्वेज को सीखने में कंफर्टेबल होते हैं, आप उस लैंग्वेज को उठा सकते हैं और कैरी कर सकते हैं और फिर आप जा सकते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ओरेकल डेटाबेस? बहुत स्कोप है बेटा, डेटाबेस का स्कोप कहीं नहीं जाने वाला है। जेंगो का काफी स्कोप है, AWS आर्किटेक्चर का स्कोप है, स्टैक डेवलपर्स का स्कोप है, और अभी AWS का एक आर्किटेक्चर है डेवऑप्स, उसका भी काफी स्कोप है, और आप इनके सर्टिफिकेशंस को देख सकते हैं। मींस इन कंप्यूटर साइंस देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव, और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत सर्च करते हैं, इंटरनेट वगैरह पे घूमते हैं, तो आपको पता चलेगा लोग तो केवल प्लग इन बनाकर मतलब $1 मिलियन कंपनी चला रहे हैं, जो केवल प्लग इन्स बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो और जो ब्राउजर के एडॉन्स बनाते हैं, कुछ नहीं करते, प्लग इन्स बनाते हैं, एडॉन्स बनाते हैं, और उनकी $1 मिलियन कंपनी है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप, लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल स्टोरी। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबने देखा है? अरे बहुत बढ़िया। उस वर्ड में आप जो सेव करते हो तो वहां पर वो कौन सा सिंबल दिखाई देता है, जरा बताओ। सेव करने के लिए हम एक आइकन पे क्लिक करते हैं, बताओ वो क्या 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 आइकन है? फ्लॉपी। दैट्स वेरी नाइस। वहां एक आपको एक छोटी सी फ्लॉपी दिखेगी और उस फ्लॉपी का कलर होगा ब्लू कलर का। एम आई राइट? आपको पता है उस फ्लॉपी के आइकन को माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस पे लाने के लिए जब सर्वे किया गया तो माइक्रोसॉफ्ट ने $18,000 खर्च किए थे। Those who can come up with a better idea what type of icon I should use or where I should use it to deliver the save command। अब सोचो वो आदमी जिसने वो फ्लॉपी का आइडिया दिया और वो ब्लू कलर का आइडिया दिया, उसने उसको पेटेंट कराया और $18,000 ले गया वो किससे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। ये एक सिंपल सी स्टोरी है एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो इतनी माइनर डिटेल पे काम करती हैं, वहां पर वो कोई भी सिंबल बिठा सकते थे, लेकिन हमें परफेक्शन चाहिए हर चीज का बेटा, और यही हमें सीखना है, और इसी की तरफ हम डाइवर्ट करते हैं अपने आप को ताकि हम अपने आप को एक्सेल कर पाए। तो वो एक फ्लॉपी जो ब्लू कलर की दिखेगी और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगी, वो ही मैटर करेगी आपके सेव कमांड के लिए, और उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने $18,000 खर्च किए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ कि मतलब कंपनीज कैसे चलती है। आप लोग सब लोग देख रहे हैं नेटफ्लिक्स, सब लोग जानते हैं नेटफ्लिक्स को? हाँ, और कोविड में तो ये काफी पॉपुलर हो गया। तो नेटफ्लिक्स ने सन 2006 में एक कंपटीशन रिलीज किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम क्या होता है जब नेटफ्लिक्स पे कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी मूवी देखते हैं तो पीछे से कुछ और मूवीज के रिकमेंडेशन भी आते हैं कि अगर आप ये मूवी देख रहे हो तो आपको ये वाली मूवी भी देखना चाहिए, आप ये मूवी देख रहे हो तो आपको ये वाली मूवी भी देखना चाहिए। तो नेटफ्लिक्स का कहना यह है कि 3 में से 2 मूवी लोग केवल इसलिए देखते हैं क्योंकि हमने उनको वो मूवी रिकमेंड करी। अगर हमने वो मूवी उनको रिकमेंड ही नहीं करी होती तो लोगों ने वो मूवी देखी नहीं होती। ये उसकी सर्वे रिपोर्ट ऐसा बोलती है नेटफ्लिक्स की कि 2 out of 3 movies are actually watched by their viewers because of their recommendation। और उन्हें बड़ा गर्व है कि हमारे जो रिकमेंडेशन करने के तरीके हैं वो बहुत परफेक्ट हैं, और इससे हमें लगभग 66% व्यूअरशिप और मिलती है। तो नेटफ्लिक्स ने सन 2006 में एक कंपटीशन रिलीज किया और उसने ये बोला कि अगर कोई बंदा या कोई टीम या कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कमिटी मेरी रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को 10% से बीट कर दे, मतलब जो एक्यूरेसी मेरी रिकमेंडेशन एल्गोरिथम की है अगर मैं उसको 10% से बीट कर दे तो मैं उसको $1 मिलियन प्राइज दूंगा। कितना? $1 मिलियन। बेटा आज $1 मिलियन आप लोगों को छोटा लगता होगा, $10 लाख, लेकिन 2006 में $10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो जैसे ये $1 मिलियन अनाउंसमेंट हुआ, पूरी दुनिया के रिसर्चर्स, इंडस्ट्री पर्सन, अकेडमिशियन सब लग गए
कि एक अच्छी रिकमेंडेशन एल्गोरिथम बनाई जाए जो कि नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को बीट कर दे। और उनने वो जो कंपटीशन था वो 3 साल तक लाइव रखा, मतलब 2006 में उन्होंने रिलीज किया और 2009 तक उन्होंने उसको लाइव रखा। तो किसी ने उनसे पूछा कि सर आपने काय को दिए जे $1 मिलियन, मतलब इससे आपको क्या मिला? तो नेटफ्लिक्स के सीईओ का जवाब था कि देखिए सर, पहले नेटफ्लिक्स लोग केवल यूएसए में जानते थे और यूरोप में जानते थे। अगर मैं पूरी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट करता ना नेटफ्लिक्स का, तो मुझे 100 मिलियन कम से कम खर्च करने पड़ते। लेकिन चूंकि मैंने एक कंपटीशन लॉन्च कर दिया जिसकी प्राइस मैंने केवल $1 मिलियन रखी, तो दुनिया भर के लोग जब उस पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए कूदे तो मेरा नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिकली दुनिया में पॉपुलर हो। तो इस तरह की स्टडीज बेटा मार्केट में डेवलप होती हैं, इस तरह की स्टडीज पे कंपनीज काम करती हैं। हमारे आसपास इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। ये इंसिडेंट पे हमें नजर रखना चाहिए, इनको हमें देखते रहना चाहिए। इसी को जिंदा बंदा कहते हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी में जुड़ा हुआ होता है। ये हमें इंस्पायर करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, ये स्टोरीज हमें इंस्पायर करती हैं कुछ सीखने के लिए, ये स्टोरीज हमें इंस्पायर करती हैं बेटर लर्नर, बेटर पर्सनालिटी बनने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखा करो हमें किस तरह की चीजों में अपने आप को इंडल्ज करना है। हमें मोदी या राहुल के डिबेट में नहीं घुसना है, हमें शिट टॉक में नहीं जाना है। हम टेक्नोलॉजिकल लोग हैं, हमारा कुछ अलग परसेप्शन होता है, हमारा अलग कुछ व्यू होता है, तो हमें हमेशा उस तरीके से ही सोचना चाहिए, उस तरीके से ही अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करना चाहिए। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाना है तो उसका एक ही तरीका है, अपने दिमाग को परेशान करो जितना कर सकते हो। सुडोकू सॉल्व करो, पजल सॉल्व करो, कोडिंग एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, ये सब तरीके से सॉल्व करो।